एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि इनके कुनबे में खुद फूट है, शिवपाल सिंह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप खुद एक नहीं है तो आप प्रदेश के लोगों को कैसे एक करेंगे? सबसे अधिक फूट तो भाजपा के कुनबे में है। इनके सांसद, इनके विधायक को चप्पल चप्पल पीटते हैं, बस्ती का देखा होगा आपने। और इनके जो हैं एमपी एमएलए आपस में लड़ते हैं। 13 पार्टियों का क्या 20 पार्टियों का गठबंधन बनाया है। जो फूट इनके यहाँ है, ये बहुत होशियार लोग हैं, इनकी फूट दिखाई नहीं पड़ती है। और परिवार है उनका, शिवपाल जी का, माननीय अखिलेश जी का परिवार के लोग एक हैं। इनका कहना गलत है, जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। माननीय अखिलेश जो हमारे हैं, सर्वमान्य नेता हमारे हैं, उन्हीं की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है 2022 में। और मैं समझता हूँ जो वादा वो कर रहे हैं वो करेंगे, खरे उतरेंगे। और हम लोग भी उस सरकार में, उस पार्टी के हम भाग हैं। हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग भी जो कहते हैं वो करते हैं। तो अभी क्या ये समझा जाए कि शिवपाल यादव सपा के साथ आएंगे? हालांकि उन्होंने वृंदावन से अपने चुनावी सखानंद की शुरुआत कर दी है, तो क्या समझा जाए? इसका उत्तर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे पाएंगे, बड़े लोगों की हमारी बातें हैं। लेकिन हमको जो संदेश है, हम लोग धरातल पर एक हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और हम जनता के बीच जाते हैं। जनता के लोग हम लोग हैं। हम लोग खुद किसान हैं, पशुपालक हैं। आप देखते हैं पशुपालक इतना परेशान है। इनकी सरकार में देख लीजिए, चौराहा पे देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के धोसड़ा में हैं। मैं अभी इसी रास्ते से जा रहा था और अभी वर्तमान में हमारे बीच में एमएलसी श्री वासुदेव यादव जी यहाँ पर आ रहे थे। ये पूर्व में शिक्षा निदेशक भी रहे। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये डिग्री कॉलेज है, उर्मिला लॉ कॉलेज है। और आप देख सकते हैं ये पीछे की तस्वीरें, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी गौशाला भी बना रखी है। और यहाँ पर आज इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ चल रहा है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव। धन्यवाद सर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब सियासी समीकरण तेज हो रहे हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव की तैयारियाँ कर रही हैं। समाजवादी पार्टी आम जनता की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है। इस समय केंद्र में और यहाँ पर जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने हमारे गांव के आदमियों का, शहर के आदमियों का जीना दूभर कर दिया है। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, उसकी इतनी उपेक्षा तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी ये सरकार कर रही है। किसान जो 3 कानून बनाया है सरकार ने, हमारी ज़मीन जो है गिरवी हो जाएगी, हम गुलाम बन जाएंगे, उसी मांग पर डटे हुए हैं। अभी तक 850 किसान मर चुके हैं। और लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, वहाँ पे मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया, रौंद दिया। और हमारे नेताओं के द्वारा, जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी संवेदना का नहीं निकला। और मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं किसान भी हूं। मैं जनता में जाता हूं, गांव-गांव जाता हूं, उनकी समस्याओं से रूबरू होता हूं। आज महंगाई इतनी चरम पर हो गई है कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है और उसका पीछा एकदम बड़ी मजबूती के साथ में डीजल भी कर रहा है। अगर अभी धान की कटाई होगी, इसके बाद में उसको गेहूं बोने के लिए हमारा किसान जुताई करेगा ट्रैक्टर से। डीजल की महंगाई से उसकी लागत बढ़ जाएगी। इन्होंने वादा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। आमदनी दोगुना तो नहीं हुई, महंगाई दोगुनी जरूर हो गई है। किसान चौथाई पे आ गया है और जनता त्राहिमाम कर रही है कि मेरी रक्षा की जाए इस सरकार से। और मैं समझता हूँ कि चाहे जिस तबके का व्यक्ति हो, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, बच्चे पढ़ने वाले हैं और नौकरी पेशा वाले हैं, छोटे मोटे व्यापारी जो गांव में रहते हैं, सभी लोग इस समय परेशानी सरकार से हैं। और सुरक्षा तो ऐसी बात है कि इस सरकार के राज में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कल भी नैनी में 2 मर्डर हो गया, इसके पहले नवाबगंज में 8 मर्डर हो चुके हैं। पर डे अखबार भरा रहता है कि हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और जब बेटी घर से निकलती है तो माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं कि बेटी शाम को मेरे घर आएगी कि नहीं आएगी। और इनका उद्देश्य खाली शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान में रह गया है। विकास भूल गए हैं, महंगाई भूल गए हैं, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। जो हमारी जनता के मुद्दे हैं उस पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता, हर वर्ग की जनता, इनको 2022 में सत्ता से हटाने के लिए मन बना चुकी है। और समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तैयार है। समाजवादी पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं।
हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, उनका कहना है कि हम किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, गांव की भलाई का काम करेंगे। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो विकास हुआ है, ये सपा सरकार में है। जिस रोड से आप फर्राटे के द्वार जा रहे हैं, उन्होंने 32 करोड़ रुपये की मंजूरी किया था। ये उन्हीं के सरकार के समय ये सरकार मंजूर हुई थी, सड़क अब बनी है। यहाँ पर देख रहे हैं बिजली घर है, पावर हाउस है, अस्पताल है, ये सब सपा सरकार ने किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बता नहीं पाएंगे कि इनके द्वारा कोई एक पुल भी बना हो। अभी सिंचाई पर हमारे गांव के बगल में पुल बना था, ये सपा सरकार नहीं बनवाया था। और इस सरकार के द्वारा कोई काम इनका ऐसा नहीं है। इनका काम जो है जनता को भटका करके, उनके मुद्दों को भटका करके कि गलत बातें बोल दीजिए, इनको हम भटका रहे हैं और जनता हमारे भड़काव में आ जाएगी। देखिए सर, एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि इनके कुनबे में खुद फूट है, शिवपाल सिंह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप खुद एक नहीं है तो आप प्रदेश के लोगों को कैसे एक करेंगे? सबसे अधिक फूट तो भाजपा के कुनबे में है। इनके सांसद, इनके विधायक को चप्पल पीटते हैं, बस्ती का देखा होगा आपने। और इनके जो हैं MP MLA आपस में लड़ते हैं। 13 पार्टियों का क्या 20 पार्टियों का गठबंधन इन्होंने बनाया है। जो फूट इनके यहाँ है, ये बहुत होशियार लोग हैं, इनकी फूट दिखाई नहीं पड़ती है। और परिवार है उनका, शिवपाल जी का, माननीय अखिलेश जी का परिवार के लोग एक हैं। इनका कहना गलत है, जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। माननीय अखिलेश जो हमारे हैं, सर्वमान्य नेता हमारे हैं, उन्हीं की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है 2022 में। और मैं समझता हूँ जो वादा वो कर रहे हैं वो करेंगे, खरे उतरेंगे। और हम लोग भी उस सरकार में, उस पार्टी के हम भाग हैं। हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग भी जो कहते हैं वो करते तो हैं। अभी क्या ये समझा जाए कि शिवपाल यादव सपा के साथ आएंगे? हालांकि उन्होंने वृंदावन से अपने चुनावी शाखानंद की शुरुआत कर दी है, तो क्या समझा जाए? इसका उत्तर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे पाएंगे, बड़े लोगों की हमारे बातें हैं। लेकिन हमको जो संदेश है, हम लोग धरातल पर एक हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और हम जनता के बीच जाते हैं। जनता के लोग हम लोग हैं। हम लोग खुद किसान हैं, पशुपालक हैं। आप देखते हैं पशुपालक इतना परेशान है। इनकी सरकार में देख लीजिए, चौराहा पे साढ़े ही घूम रहे हैं। हमारी सरकार में 102 एम्बुलेंस सेवा घूमती थी। हमारी सरकार में 100 नंबर गाड़ी घूमती थी। इनकी सरकार में चौराहा पे साढ़ का राज हो गया है। क्या ये समस्याएं पहले नहीं थी? इन्होंने समस्याओं को डाइवर्ट कर दिया है, मोड़ दिया है, असली समस्याओं से ध्यान भटका दिया है। ये सरकार जो है पूंजीपति पोषक है। इस सरकार के गिने चुने कुछ नुमाइंदे बड़े खरबपति लोग हैं, इनके दोस्त हैं, जिनको हमारी सरकारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं। एयरलाइंस बेच दिया और पेट्रोलियम बेच दिया, रेल बेच दिया, सब तो बेचते जा रहे हैं। जो सरकार हमारी पब्लिक सेक्टर में थी और जनता के बच्चे हमारे नौकरी पाते उसमें, ये सब बेच दे रहे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनकी कोई मजबूरी नहीं है, इनकी नीति है, पूंजीवादी व्यवस्था इनकी नीति है। ये चाहते हैं गरीब को इतना गरीब बना दीजिए कि 2 जून की रोटी को ही अपना विकास समझे। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। क्या एक व्यक्ति महीने पर खा सकता है? अरे उसको रोज़गार मुहैया कराइए। आप चाहे मजदूरी करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे नौकरी करें, आप रोज़गार नहीं देंगे, 5 किलो का झुंझुना पकड़ा देंगे। वो भी कहते हैं निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन कोटेदारों से पहले पैसा ले लिया गया है, तब दे रहे हैं। वो निःशुल्क नहीं है, वो शुल्क लेकर दिया जा रहा है। वो जनता पर कहीं ना कहीं बोझ बनेगा। सर, आप शिक्षा निदेशक भी रहे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के शिक्षा का माहौल है, ख़ास तौर से प्राथमिक और जूनियर स्तर पर जो शिक्षा का स्तर देखने को मिल रहा है, आप इससे कितना संतुष्ट हैं जिस तरह से ग्रामीण अंचल में देखने को मिल रहा है? कोरोना काल में या उसके बाद भी इन्होंने शिक्षा की तो रीढ़ तोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना था, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बड़े बड़े ऐप बनाए गए, ऐप बनाने वाले पैसा लिए, सरकार से पैसा लिए, सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा था वो। और गांव के गरीबों के पास में 100 में 2 आदमियों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, और फ़ोन है तो नेट नहीं है। तो इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया पढ़ाई लिखाई को। और इनकी जो सोच है कि गरीबों के बच्चे पढ़ने ना पाएँ, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, तो इससे अच्छा है कि इनको पढ़ने का मौका छीन लिया जाए। और जैसे पहले थे, आज से 100 साल पहले, वैसे हो जाएं। इनकी सोच ही जो है प्रतिगामी है, जनता के खिलाफ है। सर, सपा सरकार के ऊपर भी एक आरोप लगता रहा है कि सपा सरकार में जो है लड़कों को प्रमोशन कर दिया गया, उनको मेरिट के आधार पर भर्ती कर दिया गया। इस पे आप क्या? देखिए, सपा सरकार में आरोप ये लोग लगा रहे थे, कोई सिद्ध नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं समझता हूँ कि 5 लाख नौकरियाँ तो शिक्षकों को मिली हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वित्तहीन हमारे विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों को 1000 रुपया दिया मानदेय के रूप में, इन्होंने छीन लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को 500 रुपया पेंशन दिया, 6000 रुपये का सालाना दिया, इन्होंने छीन लिया।
ये छीनने का काम करते हैं, देने का काम ये नहीं कर सकते हैं। अब देने वाला वही देता है जिसकी सोच बड़ी होती है। इनकी सोच छोटी है, इसलिए सब छीनते जा रहे हैं। सर, आप इस क्षेत्र के हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, आप किसान भी हैं। दयालपुर स्टेशन 2005 से बंद पड़ा है, जिससे लगभग 30 से 35 हज़ार ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें किसान है, गरीब है, जो खिलाड़ी हैं, जो शहर जाकर के प्रैक्टिस करते थे, प्रतियोगी हैं, कुल मिलाकर के देखा परेशानी हो रही है और अभी तक स्टेशन बहाल नहीं हो पाया है। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या प्रयास रहे? मैं स्वयं जब पढ़ाई करता था तो यहाँ से मैं पैदल दयालपुर जा कर के डेली क्लास करता था और शाम को लौटता था। मैं समझता हूँ दयालपुर स्टेशन से 100 गांव जुड़े होंगे, जहाँ के विद्यार्थी, जहाँ के नौकरी पेशा के लोग, जहाँ के मजदूरी करने वाले लोग कम पैसे में जाते थे और शाम को लौट आए थे। इस सरकार ने जो ऐसा काम किया है केंद्र में, चाहे जिसने किया हो, हम प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से इस सेवा को बहाल किया जाए। और यहाँ के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भाजपा के सहयोगी पार्टी के ही हैं। तो सरकार चल रही इनकी, मैं इनसे आग्रह करूँगा, मैं खुद भी लिखूँगा और उनको भी लिखूँगा कि आप सरकार में हैं और मांग सरकार से की जाती है, सरकार का प्रयास होता है। मैं विपक्षी पार्टी का मैं MLA हूँ, MLC हूँ, मैं ही प्रयास करूँगा। आपने जो गौशाला बनाई है, यहाँ पर करीब 150 गाय हैं। और देखिए, गौशाला पालना एक जहाँ तक है आध्यात्म का और धार्मिक प्रश्न है। हम लोग वास्तव में प्रकृति के रूप में गौपालक हैं और गोरक्षक भी हैं। गोरक्षक के नाम पे हम लोगों ने कभी हिंसा नहीं किया, किसी को मारा नहीं। जो असली गोरक्षक होता है वो बहुत सहनशील होता है। और सरकार ने जो गौशालाएँ खोली हैं वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ छाँव नहीं है, और वहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं उनको 1 साल हो गया तनख्वाह नहीं मिली है। आप बताइए कि जिस मजदूर की मजदूरी आप नहीं देंगे वो कितना काम कर पाएगा। ये हमारी जो है आध्यात्मिक रूप से मैं स्वयं लगाव रखता हूँ, इसलिए हमने ये गौशाला खोली है। और गौशाला खोलने के लिए ही बड़ी बात नहीं है, उनकी रक्षा करना बड़ी बात है। उनका खान पान, रख रखाव, उनकी दवा, चिकित्सा, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है विकास करने के। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम 4 सीट जीत रहे हैं। हाँ, 400 जीत रहे हैं। इनको हम 1 सीट नहीं देंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बनाएगी। चलिए, हमारे साथ देखिए जुड़े हुए थे हमारे बीच में वर्तमान MLC और यहाँ के निवासी हैं। मैं इस वक्त दोसड़ा तुलसीराम महाविद्यालय में रुका हूँ और देखिए उर्मिला लॉ कॉलेज है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जिस तरह से गौशाला बनाई इन्होंने, और पूर्व में शिक्षा निदेशक रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही गंभीरता से देखा है इन्होंने और खुद एक अच्छा कार्यकाल निभाया है। आज हमारे बीच में बात करने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।